Hello aspirants, welcome to Competition Guru, number one coaching institute for online classes and offline classes. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTET PRT 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, जैसे आपको पता है CDP के टोटल जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से अलग अलग टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो HTET का अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, ये ज़रूरी है कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से डिटेल में पढ़ें, चाहे वो CDP है या अदर टॉपिक्स हैं जैसे कि मैथ रीजनिंग हो गया, क्योंकि इनका लेवल है थोड़ा सा अच्छा रहता है। अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो थोड़ा आपको सीरियस होकर स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप इसके रिगार्डिंग चाहते हो कि इस बार जब HTET का एग्ज़ाम आए आप क्लियर कर लो, तो इसके रिगार्डिंग अपकमिंग मंडे से कॉम्पिटिशन गुरु नया बैच स्टार्ट करने वाला है। उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, जिससे कि आप 100% श्योर हो सको कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। हमारे पास बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो घर बैठकर ही पढ़ सकते हैं थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, या फिर आप यहाँ पर चंडीगढ़ 34 सेक्टर में आकर ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का ये सॉल्यूशन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन ए मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? पियाजे ने, वाइगोस्की, बेंडूरा या फ्राइड? आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? तो फ्राइड के बारे में आपको पता है, उन्होंने साइकोसेक्सुअल या एनालिटिक थ्योरी दी थी। वाइगोस्की ने सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। बेंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे। पियाजे यस एग्जैक्टली वेल नोन है उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए, बट इसके साथ ही इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी भी दी थी, और इसी से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे बाद में कोहलबर्ग, जिन्होंने फिर मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जिसे आप वेल नोन थ्योरी के नाम से जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आ जाएगा जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस डेवलप ड्यूरिंग। टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस के बारे में किसने बात की थी? जीन पियाजे ने बात की थी। और कौन सी स्टेज में बात करी थी उन्होंने? सेंसरी मोटर स्टेज में, जो भी पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि अलग अलग मंथ्स में जो सब स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज को, वहाँ पे बच्चे में जैसे सेकंड सब स्टेज है उसमें प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन आते हैं, देन सेकेंडरी आते हैं, देन टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस आते हैं। इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ए, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? इट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यूनिडायमेंशनल है, क्यूमुलेटिव इन नेचर है, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं डेवलपमेंट में। तो आपको पता है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी है, क्यूमुलेटिव भी है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात तो हम करते ही हैं, बट ये जो डेवलपमेंट है ये यूनिडायमेंशनल नहीं होती है, ये सर्कुलर या स्पाइरल होती है। ठीक है, तो कभी भी लीनियर या यूनिडायमेंशनल आए ऑप्शन में तो वो गलत होगा, और हमसे वही पूछा है कि जो नॉट करेक्ट है, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी ड्वेल्स इन द स्टेज। जब बच्चा रिवर्स करने लग जाता है थिंकिंग को, वो एबिलिटी कौन सी स्टेज में आती है? तो एक तो आप पढ़ते हो इरिवर्सिबल थिंकिंग, जो आपको पता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में आती है, जब चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है। बट नेक्स्ट स्टेज में जब वो चला जाता है, और नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, वहाँ पे वो चीज़ों को रिवर्स करना सीख जाता है। मतलब अब उसे पता है कि बी से बॉय भी हो सकता है, बी से बैड भी। ठीक है, 1+2 ही 3 हो सकते हैं, 2+1 भी 3 ही हो। ठीक है, इस तरह चीजों को वो रिवर्स करना सीख जाता है स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी हैज बीन गिवन बाय हुम। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, निकटता का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या वर्थमियर ने? थॉर्नडाइक ने लर्निंग के लॉज दिए हैं, बट ये जो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है ये लॉज बिलोंग करते हैं गेस्टॉल साइकोलॉजी को, और थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर ये सारे तो हैं बिहेवियरिस्ट। तो वर्थमियर जो आ जाएंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा
जो भी गेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे वर्डमियर हैं वही इन लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान के बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट है जो साइकोलॉजी का और चाइल्ड साइकोलॉजी का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, क्योंकि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं आपकी नॉर्मली अडल्ट एंड चाइल्ड दोनों, तो उसे इंटरसेक्शन पॉइंट माना जाता है। नेक्स्ट है हु वॉज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी। पहली लेबोरेटरी जो थी साइकोलॉजी की वो किसने बनाई थी, तो इसका आंसर आप सबको पता है, विल्हेम वुंट ने बनाई थी, ठीक है। राइट आंसर आ जाएगा ए, विल्हेम वुंट। कहाँ पे बनाई थी, लिप्जिंग जर्मनी में बनाई थी 1879 में। तो क्योंकि इन्होंने पहली लैब सेटअप की थी तो इसीलिए इन्हें और क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी इन्हीं को बोला जाता है। तो अगर फादर पूछते हैं तब भी आप विल्हेम वुंट ही आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की, अब देख रहे हो पियाजे से तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, तो तीसरा नहीं चौथा क्वेश्चन हो गया ये पियाजे से। तो इस वाले पेपर में पियाजे से काफ़ी ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। वैसे भी पियाजे हर टैट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बट ये रेयर केस है कि किसी स्टेट एग्जाम में यहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँ जैसे कि इस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो नहीं है स्टेज, तो कॉन्क्रीट है, प्री ऑपरेशन है, सेंसरी मोटर है, लेटेंसी स्टेज नहीं है, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड। ये सिगमंड फ्राइड का जो साइको एनालिटिक सिद्धांत है उसमें इन्होंने लेटेंसी स्टेज के बारे में बात की थी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिनरी ऑडियंस इज रिलेटेड टू विच स्टेज। जब बच्चा ऐसे जस्ट इमेजिन करने लग जाता है कि उनके सामने ऑडियंस प्रेजेंट है, काल्पनिक दर्शक, वो किस अवस्था में होता है, अर्ली में, लेटर में, अडल्टहुड में या एडोलसेंस में। तो आपको पता है जब एडोलसेंस में बच्चा, मतलब ये मेनली अगर एज की बात करें ना, 11 से 12 साल के बीच में बच्चे में डेवलप होना शुरू हो जाता है और अपनी पीक पे कब आ जाता है, एडोलसेंस स्टेज में। तो इसका राइट आंसर आपका एडोलसेंस स्टेज आ जाए। तो वो जस्ट मानता है कि सामने होता नहीं है पर्सन, बट वो इमेजिनरी ऑडियंस को इमेजिन करना शुरू करता है। नेक्स्ट है इट चाइल्ड सेज द मून इज लाफिंग, इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। जब बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है तो इसे कहते हैं एनिमिज्म। एनिमिज्म ये भी पियाजे से ही क्वेश्चन है। सेकेंड स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है एनिमिस्टिक थिंकिंग, मतलब जब भी बच्चा ये मानता है कि नॉन लिविंग थिंग को लिविंग की तरह ही ट्रीट करता है तो उसे क्या कहा जाता है, एनिमिस्टिक थिंकिंग कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा एनिमिज्म, ठीक है। मतलब 5वां क्वेश्चन बन गया हमारा पियाजे की थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी, स्किनर का सिद्धांत है, और उसके अकॉर्डिंग करेक्ट क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज इंक्रीजेस डिजायरेबल बिहेवियर, once a behavior is learned it is not forgotten, punishment is positive reinforcement, negative reinforcement increases undesirable behavior। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसके बारे में जो करेक्ट है, इन्होंने 2 टाइप के रीइंफोर्समेंट की बात की थी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन्होंने बोला था कि जो अगर आप चाहते हो कि बच्चा बिहेवियर को रिपीट करे तो आपको उसे पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना चाहिए, वो बच्चे के रिस्पॉन्स देने की प्रक्रिया को और ज़्यादा इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, बट जैसे इसका आंसर जो वंस से बिहेवियर इज लर्न इज नॉट फॉरगेटन वो तो हो सकता है, पनिशमेंट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। पनिशमेंट को एक तरह से मतलब है तो ये पॉजिटिव में ही आता है बट टर्म नेगेटिव है, तो इसलिए इसको भी हम नहीं मानेंगे यहाँ पे आंसर सही। उसके बाद नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से अनडिजायरेबल बिहेवियर तो नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर फिर यही लेंगे। आंसर की में वैसे ये आंसर है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेज डिजायरेबल बिहेवियर, बट यहाँ पे ये याद रखना है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की एब्सेंस में आता है, उसकी प्रेजेंस में नहीं आता है, ठीक है। वैसे इसका आंसर थर्ड भी हो सकता था, बट ठीक है आंसर की अकॉर्डिंग चलते हैं तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट, जिसे शॉर्ट में आप किसके नाम से जानते हो, CAT के नाम से जानते हो। किसने डेवलप किया था, ये सोनिया बेलाक और लियोपोल्ड बेलाक ने डेवलप किया था।
ठीक है, किसका टेस्ट है ये? पर्सनैलिटी को मेजर करने का टेस्ट आता है आपका कैट, और जो बच्चों के लिए है ऐसा ही टैट भी होता है, TAT, ठीक है, बट वो किसके लिए है? एडोलसेंस एंड अडल्ट के लिए। तो एक किस तरह का क्वेश्चन भी जरूर आपसे पूछा जाता है इंटेलिजेंस या पर्सनैलिटी के टूल से, ये भी जरूर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किसने दी थी? कर्ट लेविन ने, मैस्लो ने, हर्सबर्ग ने या ग्लैंड ने, किसने दी थी? अब कर्ट लेविन की बात करें तो उन्होंने लर्निंग थ्योरी दी थी, मैस्लो और हर्सबर्ग ने इन्होंने मोटिवेशन थ्योरीज ही दी हैं, बट यहाँ पे पूछा जा रहा है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किसने दी है। तो अगर अचीवमेंट में मोटिवेशन थ्योरी की बात करें तो ये मैकलैंड ने दी थी, इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। तो सबका आपको डिटेल में ये भी पता होना चाहिए, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि मोटिवेशन की थ्योरी दी है, मोटिवेशन थ्योरी के भी अलग अलग नाम हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ चेनिंग इज बेस्ड ऑन, श्रृंखन संप्रत्यय आधारित है किस पर? क्लासिकल कंडीशनिंग पर, ऑपरेंट, सोशल या ट्रायल एंड एरर पर। तो चेनिंग की अगर यहाँ पे बात करें, चेनिंग से मतलब है कि जो आपका प्रीवियस रिस्पॉन्स है वो आपके नेक्स्ट रिस्पॉन्स को क्या करता है? रीइंफोर्स करता है। और ऐसा किस केस में होता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग में। क्या ऑपरेंट कंडीशनिंग में? जैसे बच्चे ने कोई रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, उस रिस्पॉन्स की वजह से उसे रीइंफोर्समेंट मिली, उस रीइंफोर्समेंट की वजह से वो फिर से अगली बार भी रिस्पॉन्स देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसे हर बार रीइंफोर्स किया जा रहा है। तो ये रिलेटेड है ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज प्रोपाउंडेड बाय। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? 3D थ्योरी इंटेलिजेंस की थ्योरी आती है और इसका आंसर है गिलफोर्ड। उन्होंने तीन डायमेंशंस की बात की थी, जैसे कंटेंट, प्रोसेस और प्रोडक्ट, अलग अलग ये डायमेंशंस हैं, इनके बारे में इन्होंने बात की थी। तो इसे 3 डायमेंशनल या 3 स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। अगेन शेड्यूल से क्वेश्चन है, ये अगेन स्किनर की थ्योरी से, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से क्वेश्चन है, और जो शेड्यूल नहीं है वो है मोटिवेशन। फिक्स रेशो के बारे में इन्होंने बात की थी, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल रेशो, वेरिएबल इंटरवल, कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, ये सारा शेड्यूल में आता है, मोटिवेशन नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है इनसाइट थ्योरी इज गिवन बाय होम। इनसाइट लर्निंग थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था, और कोहलर क्या थे? गेस्टॉल्टवादी थे। तो राइट आंसर आ जाएगा गेस्टॉल्टिस्ट, गेस्टॉल्टवादी। नेक्स्ट है द इमोशन ऑफ फियर इज एसोसिएटेड विद बेसिक इंस्टिंक्ट। मैकडूगल ने बेसिक इंस्टिंक्ट का सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने बात की थी कि हर इमोशन के साथ एक इंस्टिंक्ट रिलेटेड होता है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास इमोशन दिया है फियर, डर, और डरते कब हैं? जब आप डरते हो तो उसकी वजह से आप क्या करते हो? क्या इंस्टिंक्ट आता है कि भागो। जैसे आपके सामने आप मान लो एक शेर से डरते हो, एक स्नेक से डरते हो, आपके सामने आ जाए तो आप फटाफट भागने की कोशिश करोगे। तो इंस्टिंक्ट इसका आता है एस्केप लायन। ठीक है, 14 इंस्टिंक्ट इन्होंने दिए थे, इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट IQ। IQ फॉर्मूला कैलकुलेट करने का सही सूत्र क्या है? आपको पता होगा, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 है, और वो हमारे पास बी ऑप्शन में दे रखा है। IQ निकालने को पूछेगा अगर, तब भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था, बट इसका यूज किसने किया था? टर्मर ने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफेनब्रेनर बायोलॉजिकल मॉडल रूल्स एंड लॉज आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ब्रॉनफेनब्रेनर ने सोशल या इकोलॉजिकल थ्योरी दी थी, और उन्होंने 5 सिस्टम्स के बारे में बात की थी, ठीक है, जिसमें से 4 सिस्टम है आपके माइक्रो, मैक्रो, मीजो, क्रोनो। तो इसमें उन्होंने अलग अलग सिस्टम में अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे स्पेशली एग्जामिनर पूछ रहा है कि जो रूल्स हैं और लॉज हैं वो कौन से सिस्टम को बिलोंग करते हैं। तो जो रूल्स और लॉ हैं वो बिलोंग करते हैं आपके मैक्रो सिस्टम। ठीक है, ये 5 सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। इसमें से भी जरूर एग्जामिनर एक क्वेश्चन आजकल HTET में आपसे पूछ ही रहा है। तो ब्रॉनफेनब्रेनर की जो इकोलॉजिकल थ्योरी है वो भी आपने पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है डिस्कैलकुलिया इज ए टाइप ऑफ। अब आपको पता है डिस्कैलकुलिया क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी है, सभी को आपको पता होगा। डिस्कैलकुलिया में क्या है? बच्चा सिंपल टाइप की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, डायरेक्शन नहीं बता पाता, डिस्टेंस नहीं बता पाता, मतलब मैथ्स रिलेटेड जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो करने में उसे डिफिकल्टी आती। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट एक्ट एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट।
ये फिर से स्किनर से ही क्वेश्चन है। पॉजिटिव रीइंफोर्सर का काम कौन नहीं करता है? टॉफी, बिस्किट, बिटर मेडिसिन या मनी। अब पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव में मैंने आपको जैसे बोला कि उसकी प्रेजेंस में रिस्पॉन्स आता है, तो बच्चे को टॉफी का लालच देते हैं, बिस्किट का, मनी का, तो जब जब वो देते रहोगे रिस्पॉन्स आता रहेगा। बट यहाँ पे बिटर मेडिसिन में क्या है, वो सिर्फ भागने की कोशिश करता है कि नहीं यार मुझे नहीं ये खानी है, तो उसकी क्या होगा, एब्सेंस में आएगा। तो ये एक तरह के नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुई। बट यहाँ पे पूछा है नॉट ए एक्ट ऑफ पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नहीं है, एक तरह से नेगेटिव आता है, क्या बाकी सारे पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कौन सा कंपोनेंट है? हाँ, इज ए कंपोनेंट। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी किसकी थी? बेंडूरा की थ्योरी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। ठीक है, बेंडूरा में उन्होंने ऑब्जर्वेशन की 4 स्टेजेस के बारे में बात की थी। उन्होंने बोला था कि पहले बच्चा अटेंड करे, चीज़ों को ध्यान दे, अटेंशन के बाद वो रिटेन करता है, रिटेंशन आ जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है उस चीज़ की। और अगर आप चाहते हो कि बच्चा बार बार उस चीज़ को दोहराता रहे तो उसका पुनर्बलन करना, उसका रीइंफोर्समेंट करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इज ए कंपोनेंट पूछा है, तो कंपोनेंट में आंसर हमारा रिटेंशन आ जाएगा, कि वो क्या करेगा, रिटेन करेगा चीज़ों। ठीक है, करेक्ट आंसर है हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिगमंड फ्राइड इज नोन फॉर। सिगमंड फ्राइड किसके लिए जानते हैं? तो मैं पीछे ही बहुत बार बता चुकी, साइकोसेक्सुअल या साइको एनालिटिकल सिद्धांत के लिए वो जाने जाते हैं, तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरीज का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 90 to 110 इज रेंज ऑफ IQ, रिप्रेजेंट विच कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस। अगर किसी बच्चे का 90 से 110 के बीच में IQ है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो 90 से 110 वालों को बोला जाता है एवरेज या नॉर्मल। ये सारे नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इस वर्ल्ड में टोटल जो 50% पॉपुलेशन है वो इसी IQ को बिलोंग करती है, मतलब मैक्सिमम लोगों का IQ जो हमारा है वो 90 to 110 के बीच में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू टीच विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। अगर दृष्टिबाधित बालक हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए एज अ टीचर आप कौन सी टेक्निक का यूज़ करोगे? PECS का यूज़ करोगे, साइन लैंग्वेज, नन ऑफ दीज, या टेलर फ्रेम। तो साइन लैंग्वेज तो आपको पता है आप किसके लिए यूज़ करते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, बट ये देख नहीं सकते बच्चे, जो देख नहीं सकते उनके लिए वैसे तो हम ब्रेल लिपि, ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर आएगा टेलर फ्रेम। टेलर फ्रेम में भी ब्रेल स्क्रिप्ट की तरह पॉइंट्स बने होते हैं और उनको टच करके बच्चा रीड करता है। नेक्स्ट है द रिसर्च कैरिड आउट ऑन बोबो डॉल स्पोर्ट्स विच थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग। ये जो रिसर्च की गई थी बोबो डॉल पे, ये किस थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग को रिप्रेजेंट करती है? तो आपका ऑप्शन है इनसाइड लर्निंग, लेटेंट लर्निंग, प्लेस लर्निंग या सोशल लर्निंग। तो वैसे अगर हम बात करें कि बोबो डॉल का जो एक्सपेरिमेंट था वो बेंडूरा ने किया था। ठीक है, तो बेंडूरा ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया वो क्या दर्शाने के लिए कि बच्चा क्या करता है, मॉडलिंग करता है बिहेवियर की दूसरों को देखकर। तो चाहे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दे या सोशल लर्निंग दे, आंसर इसका सेम ही रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सोशल लर्निंग आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी टू अवॉइड पनिशमेंट कम्स अंडर विच लेवल। अगर हम बात, जैसे कोहलबर्ग की थ्योरी है, कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी जो पियाजे की मोरल डेवलपमेंट से ही इन्फ्लुएंस थी। तो जब बच्चा क्या करता है, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए मोरालिटी शो करता है, तो ये किस स्टेज या किस लेवल में होता है? ये प्री कन्वेंशनल का जो पहला लेवल आता है, पहली स्टेज आती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, वहां पे ऐसा करता है। तो ए इसका राइट आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय हुम। लर्निंग डिसेबिलिटी जो टर्म है वो पहली बार किसने कॉइन की थी? ये टर्म पहली बार कॉइन की गई थी 1963 में, और किसके द्वारा? सैमुअल किर्क के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा सी। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, द अट्रैक्शन ऑफ बॉय टूवर्ड्स हिज मदर्स वाज टर्म बाय फ्राइड। फ्राइड का वही साइको एनालिटिक थ्योरी या साइकोसेक्सुअल थ्योरी का सिद्धांत, जो लड़का है अपनी मदर के लिए अट्रैक्शन फील करता है, इस कॉम्प्लेक्स को इन्होंने स्पेशली एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। मैक्सिमम लोगों ने आंसर कर लिया होगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए हमारा।
तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कुछ टॉपिक्स में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि स्किनर हो गया आपका, फ्राइड हो गए और पियाजे हो गए, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत बार एग्जामिनर ऐसा करता है कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक उठाता है, 3-4 टॉपिक उठा लेगा और वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एज कंपेरिजन टू अदर, ठीक है। तो मतलब आपने कोई टॉपिक स्किप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है उसी टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले, ठीक है। तो अगर आप डाउटफुल हैं, आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, तो ये कॉलिंग नंबर आपके सामने है। अपकमिंग मंडे से हम टोटली नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं फॉर HTET, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। हमारे पास जैसे मैंने बोला ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट जैसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या नंबर 8284867867 इस पर कॉल कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।